वन हम इससे पहले हम चैप्टर कर रहे थे कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया। तो जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, मीनिंग हम कर चुके हैं, किस तरह के हो सकते हैं कमर्शियल बैंक, ये हमने कर लिया है। आज हम बात करेंगे कि अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं जो इंडिया के कमर्शियल बैंकिंग को फेस करने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेस पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज़ कि अदरवाइज़ तो जो हमारा बैंकिंग नेटवर्क है बहुत ज़्यादा वो एक्सपैंड हो चुका है। हमने जो आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूज़न का टारगेट रखा था उसको भी हमने काफ़ी हद तक उसके लिए भी काम करा है, लेकिन फिर भी जो रूरल एरियाज़ हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर अभी भी बैंकिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं। बहुत से ऐसे विलेजेस हैं जो अभी भी अनबैंक्ड है, जहाँ पर अभी तक भी कोई बैंक नहीं है। और ये जो टारगेट है फाइनेंशियल इंक्लूज़न का, ये कमर्शियल बैंकिंग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की रिक्वायरमेंट है। सेकंड आता है डिफ़िकल्टी इन कंप्लायंस विद बेसल 3 नॉर्म्स। बेसल कमेटी क्या है? बेसल कमेटी को 1974 में एस्टैब्लिश किया था और इसका बेसिक मोटिव क्या था? बैंकिंग को सुपरवाइज़ करना। स्विट्ज़रलैंड में इसको एस्टैब्लिश किया गया और टाइम के साथ-साथ इस कमेटी ने बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स बनाए, रेशो ऑफ कैपिटल ऑफ बैंक और रिस्क वेटेड एसेट का, मतलब बैंक्स के कैपिटल और उनकी जो रिस्क वेटेड एसेट है उनके रेशो के रिगार्डिंग काफ़ी नॉर्म्स दिए कि इतना रेशो होना चाहिए बैंक की जो कैपिटल है और जो उनकी रिस्क वेटेड एसेट हैं, तो उन दोनों का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए। तो कमेटी ने जो लेटेस्ट नॉर्म दिया था उसको बेसल थर्ड नॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो बैंक्स हैं उनकी कैपिटल और रिस्क वेटेड एसेट का जो रेशो है दैट शुड बी 11.5%। तो इन नॉर्म्स को अगर एक बैंक इन नॉर्म्स को फॉलो कर रहा होता है, इनके साथ कंप्लायंस करता है, तो ये उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक, हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर होता है। मतलब बैंक का एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल बेस होगा। तो आरबीआई ने इंडियन बैंक्स को भी ये डायरेक्ट किया है कि वो बेसल 3 के नॉर्म्स को फॉलो करें। 31 मार्च 2019 तक का ये टाइम था। इसके लिए बैंक्स ने अपने कैपिटल को रेज़ करना था, क्योंकि कैपिटल और जो रिस्क एसेट है उनका ये प्रोपोर्शन है और ये बैंक्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी फ़ंड वगैरह पब्लिक सेक्टर के बैंक में इंट्रोड्यूस करे हैं और बैंक्स को अदरवाइज़ भी कैपिटल फ़ंड को रेज़ करना पड़ा है कैपिटल मार्केट से। देन थर्ड आता है रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ एसेट। क्वालिटी ऑफ एसेट का मतलब क्या है कि बैंक जो लोन वगैरह प्रोवाइड करता है उसकी क्वालिटी डे बाय डे कम होती जा रही है। कई बार तो जब बैंक लोन देता है तो बिना किसी क्रेडिट अप्रेजल के देता है। लोन की मॉनिटरिंग करना भी इंडियन बैंक्स का एक, हम कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक है, मतलब वो प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करते हैं। ये जो एसेट होती हैं या जो एडवांस बैंक प्रोवाइड करते हैं तो इनके ऊपर कुछ टाइम के बाद इनकम जनरेट होनी बंद हो जाती हैं और ये एसेट बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती हैं। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जो फंड अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो ये बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो बैंक्स की एनपीए का एक उसको रिड्यूस करना भी इंडियन बैंक्स के लिए, इंडियन कमर्शियल बैंक्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नो प्रॉपर फॉलो अप लोन। कमर्शियल बैंक्स जब एक बार लोन प्रोवाइड कर देते हैं तो कोई भी ऐसा फॉलो अप एक्शन नहीं लिया जाता। फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या है कि जिस पर्पस के लिए लोन दिया गया था, क्या उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसका यूज़ किया गया। तो बैंक्स जब लोन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पेपर वर्क की तो फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं, बोरोवर से वो सर्टिफिकेट रिसीव कर लेते हैं कि जिसमें वो मेंशन करता है कि हाँ, जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए मैं लोन ले रहा हूँ मैं उसी के लिए उसका यूज़ करूँगा।
लेकिन जो अथॉरिटीज़ होती है वो कभी भी इस बात के लिए बोदर नहीं करती है कि एक्चुअल में जो सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है, क्या उसके अकॉर्डिंगली उस लोन का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन जो रियलिटी है वो बाद में आती हैं, जब जो रिकवरी की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कोई फॉलो अप एक्शन नहीं हुआ बैंक के पार्ट पर, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लोन के अमाउंट को रिकवर करना। क्योंकि अगर एक, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक फार्मर ने मनी बोरो किया है और मनी बोरो किया है ट्यूबवेल को इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन जो अमाउंट उसने बोरो करी है अगर वो अपने बच्चों की मैरिज के लिए यूज़ कर लेता है या अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया कर लेता है, तो इन सर्कमस्टांसिस में ये मुश्किल हो जाता है फार्मर के लिए उस लोन को पे करना। तो जो लैंडिंग बैंक, मतलब बैंक के लिए क्या हो जाता है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाती हैं। तो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो बैंक जो लोन है उसको प्रॉपरली फॉलो अप उसको नहीं करते हैं, कोई फॉलो अप एक्शन नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर। कुछ फर्म्स या कुछ इंडिविजुअल्स जो प्रोफेशनल बोरोवर होते हैं वो क्या करते हैं, जो बैंक्स के ऑफिशियल्स के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं और बाय हुक और क्रुक वो बैंक से मनी बोरो कर लेते हैं। और ये कई बार झूठे डॉक्यूमेंट भी बनाते हैं, लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारी ऐसे फिक्टिशियस पर्पसेस के लिए वो कहते हैं कि हमें लोन की रिक्वायरमेंट है, और लास्ट में वो किसी फिक्टिशियस ने फर्म के नेम से या नॉन एग्जिस्टिंग फर्म के नेम से वो मनी बोरो भी कर लेते हैं। और बैंक्स के लिए फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है इन इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर से मनी को रिकवर करना। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे बैंक्स के लिए। इंक्रीजिंग कंपटीशन इन बैंकिंग सेक्टर। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिन्होंने एंटर किया है। फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस भी इंडिया में हैं, और जो हमारा कंपटीशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं 2013 में। 2014 में आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स को इस्टेब्लिश किया है, और इन बैंक्स को बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, जैसे जो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज़ हैं उनसे भी फेस करना पड़ता है। तो ये भी जितने भी डेवलपमेंट्स वगैरह होते हैं इससे बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन बढ़ा है। जैसे प्राइवेट सेक्टर के कितने ही बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, येस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन्होंने ऑलमोस्ट हर एक सिटी के अंदर अपनी ब्रांचेस को इस्टेब्लिश कर लिया है। ऐसे बहुत सारे फॉरेन बैंक्स हैं, जैसे सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, एचएसबीसी बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, उन्होंने भी अपनी ब्रांचेस बड़ी बड़ी सिटीज़ में इस्टेब्लिश कर ली हैं। दैट मीन्स जो कंपटीशन है कमर्शियल बैंक्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नेक्स्ट आता है नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट। नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब कि अगर हम बैंक्स के मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म की कमी है। जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो नॉन प्रोफेशनल डायरेक्टर होते हैं, उनमें वो स्किल्स नहीं है किस तरह से बिजनेस की स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया जा सकता है, रिस्क को कैसे मेज़र किया जा सकता है, क्रेडिट का अप्रेजल कैसे करें, या आईटी जो है उनके बारे में उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती हैं। और कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बैंक्स के, तो उनके पास मॉडर्न बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है, मतलब वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हैंडल करने में भी एक्सपर्ट नहीं होते हैं, मोबाइल बैंकिंग डिवाइसेस को हैंडल करने में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो इसके लिए बैंक्स कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम तो चलाता है ताकि वो कॉम्पिटिटिव खुद को बना सके ग्लोबल लेवल पर। इसके लिए बैंक्स को अलग अलग फील्ड में स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे आईटीईएस है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी अनेबल सर्विसेज हैं, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रेजरी मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है उसका कहीं ना कहीं बैंक्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन। इंडिया के जो बैंक्स हैं अगर हम उनको फॉरेन बैंक्स के साथ कंपेयर करें तो वो कहीं ना कहीं हमें वीक ही नज़र आएंगे। एक फेयर कंपटीशन कब पॉसिबल हो सकता है, अगर हमारे जो इंडिया के बैंक्स हैं वो फॉरेन बैंक्स के इक्वल आ जाए।
इंडियन जो बैंक्स है इसके लिए वो करते क्या हैं, वो मर्जर करना स्टार्ट कर देते हैं। मर्जर भी बड़े हाई लेवल का होता है, मेगा मर्जर होता है कि सिर्फ स्मॉल बैंक से मर्जर नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ तक कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनको भी मर्जर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपनी फिनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो मर्जर होते हैं इससे बैंक्स अपने कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स को फुलफिल कर सकते हैं और वो अपनी फिनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो मर्जर करना, ये भी इन बैंक्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो इफ़ेक्ट पड़ेगा बैंक एम्प्लॉयज़ के ऊपर पड़ेगा, उनकी यूनियंस के ऊपर पड़ेगा। वो इसको हमेशा रिजिस्ट करती है, वो चाहती नहीं है कि बैंक्स का मर्जर हो। लेस पेनिट्रेशन ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होता है जिसमें कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट को यूज़ किया जाता है। कस्टमर्स कर सकते हैं, बैंक के एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, जिसमें हम एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, टेली बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग वगैरह को लेते हैं। लेकिन हम इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो ई बैंकिंग की फैसिलिटी है वो अभी रूरल एरियाज़ तक नहीं पहुंची है। जो नेट बैंकिंग है वो भी सिर्फ लिटरेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक ही सीमित है। इलिटरेट लोग जो हैं वो नेट बैंकिंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। रूरल एरियाज़ के जो लोग हैं उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, उनको कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इवन वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो ई बैंकिंग है उसको अभी तक पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, और सिर्फ अभी जो इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है वो सोसाइटी के लिटरेट सेक्शन ने ही किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसको इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल प्रेशर एंड प्रेशर ऑफ सीनियर मैनेजर। कई बार जो बैंक्स के ऑफिशियल्स होते हैं उनको लोन देने के लिए कई बार उनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर भी उनके ऊपर होता है, उनके सीनियर मैनेजर का प्रेशर भी हो सकता है, और कई बार उनको लोन देना पड़ सकता है जिनकी रीपे करने की कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है। इन ऑफिशियल को पता होता है, लेकिन फिर भी मतलब उनको पता है कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट होगा उस अमाउंट को रिकवर करना, लेकिन कुछ फोर्स्ड सर्कमस्टांसिस होती हैं जो उनको लोन देने के लिए फोर्स करती हैं, उनको कंपेल करती हैं। ये जो लोन होते हैं वो कम सिक्योरिटी पर सैंक्शन किए जाते हैं, और ये जो लोन होते हैं कुछ टाइम के बाद एनपीए में कन्वर्ट हो जाती हैं, इरिकवरेबल एसेट बन जाती हैं। लेस लोन टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो लोन दिए जाते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स में आते हैं। बैंक्स डायरेक्ट करते हैं इस तरह के ज़्यादा लोन देने के लिए। बैंक लार्ज, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, मतलब लोन तो देना चाहिए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को, लेकिन एक्चुअल में जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो लार्ज और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को दिया जाता है। एमएससी को तो अगर मनी बोरो करना है तो प्रॉपर उनको मॉर्गेज की फॉर्म में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बैंक्स प्रेफर करते हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर है उनको लोन देना, और नए एंटरप्रेन्योर को लोन देना अवॉइड किया जाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ हैकिंग। पिछले कुछ सालों से इंटरनेट बैंकिंग का जो यूज़ हो रहा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसान कार्ड वगैरह, तो इससे इनका यूज़ बहुत हद तक बढ़ चुका है। लेकिन इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने से जो कस्टमर्स के बैंक अकाउंट्स है वो कई बार वो हैक होने शुरू हो जाते हैं। तो इंडिया के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हम डेली रूटीन में सुनने को आते हैं जिसमें बैंक अकाउंट्स को हैक कर दिया जाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह इनको हैक कर दिया जाता है। तो अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को हमें सेफ रखना है तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन बैंक्स के लिए। इंक्रीजिंग बैंक रोबरीज एंड फ्रॉड। बैंक्स फ्रॉड, ऑटोमेटिक टेलर मशीन की चोरी होना, बैंक्स में लूटपाट का होना, ये डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है। कई बार तो गन पॉइंट पर ही जो गाड़ियाँ इन बैंक्स की कैश को कैरी कर रही होती हैं तो उनको लूट लिया जाता है। हम बैंक स्कैम्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे घोटाले होते हैं। तो बैंक फ्रॉड को प्रिवेंट करना, इन रॉबरीज को, थेफ्ट को रोकना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है बैंक के लिए। देन मीटिंग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट।
प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट को मीट आउट करने के लिए आरबीआई ने कुछ टारगेट सेट करे हैं। इन बैंक्स को अपने टोटल लैंडिंग का 40% प्रायोरिटी सेक्टर को लोन की फॉर्म में देना होता है। कुछ सेक्टर की जो लोन की रेट, रिकवरी की रेट होती है, वो काफ़ी कम होती हैं, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर को लोन प्रोवाइड करना उनका टारगेट है। तो इससे भी क्या होता है, इससे जो उनका प्रॉफिट का लेवल है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है। लास्ट आता है लॉसेस फ्रॉम रूरल ब्रांचेस। काफ़ी जो पब्लिक सेक्टर की रूरल ब्रांचेस होती हैं वो लगातार लॉसेस में जा रही होती हैं और बैंक्स इन लॉसेस को कवर नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, बैंकिंग हैबिट नहीं होती हैं, मार्केट का साइज़ कम होता है। लेकिन रूरल एरियाज़ के अंदर जो ब्रांचेस बैंक्स की होती हैं, अगर वो इस्टेब्लिश की जाती हैं तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं। बैंक्स फोर्सफुली रूरल एरियाज़ में जाकर अपनी ब्रांचेस को चलाते रहते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते रहते हैं, लेकिन जो ये ब्रांचेस होती हैं वो लगातार लॉसेस में चलती रहती हैं। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर को फेस करने पड़ते हैं, और इसके लिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने आप को उन्होंने तैयार भी करा है और वो काम कर भी रहे हैं। तो कुछ टाइम के बाद हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू।